नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं पहाड़ों की। पहाड़ का नाम सुनते ही वेकेशंस हमारे माइंड में आ जाते हैं। ऐसा लगता है हरियाली होगी, स्वच्छ हवा मिलेगी। हम पहाड़ों पर क्यों जाते हैं? सुकून के लिए पहाड़ों पर जाते हैं कि वहाँ पे इतनी हरियाली है, जो वहाँ पे इन्वायरमेंट है, जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होगी। बट अब ये पहाड़ भी इससे नहीं बच पा रहे हैं। किससे? प्रदूषण से। जो हवा है वहाँ की जहरीली होती जा रही है और इन हवाओं में कुछ गैसें पाई गई हैं, जिसकी वजह से लंग कैंसर, श्वास से संबंधित बीमारियाँ और अदर आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या कारण है? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले आगे देखते हैं हम कि बादलों के जरिए पहाड़ों तक पहुंच रही है जानलेवा धातु। हिमालय पर आई है डरावने वाली रिपोर्ट। तो फाइनली एक रिपोर्ट आपकी पेश करी गई थी और इस रिपोर्ट के तहत ये सारी चीजें बताई गई हैं। हिमालय और अन्य भारतीय पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों के माध्यम से जो भारी धातु हैं, जो हैवी मेटल्स जिनको हम कहते हैं ना, इनकी पहुंच होती जा रही है। तो ये पाया गया है कि अब पहाड़ों में जो हवा आपकी चलती है वहां पर भी हैवी मेटल्स हैं। जब ये रिपोर्ट आई तो इससे बहुत सारे पर्यावरण और जो आपके स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं वो चिंतित हो चुके हैं। ये रिपोर्ट पेश किसने करी है? तो आप देखोगे तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु और स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट आपकी पेश करी गई है। यानी कि ऐसा नहीं है कुछ हवा में चलते चलते बातें कह दी गई। यहाँ पर काफ़ी स्टडी करी गई और इसके बाद ये पाया गया। जो स्टडी के नमूने हैं वो आपके 2022 के आसपास लिए गए थे और 2022 से कंटिन्यू स्टडी चल रही थी। 3 सालों में ये स्टडी आपकी पब्लिश हुई है और 2022 में तब इतने ज़्यादा पार्टिकल थे। तो अभी आप समझिए कि क्या स्थिति होगी। जो भारत के 2 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों, यहाँ पर महाबलेश्वर जो कि हमारा पश्चिमी घाट हो जाता है और दार्जिलिंग हिमालय, इसके बादलों के पानी और धूल के नमूने पर आधारित है। ये अध्ययन एटमॉस्फेरिक रिसर्च पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। आप चाहें तो वहां पर जाकर के इस अध्ययन को डिटेल में पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ पर जो क्रिस्प है उसका वो मैंने प्रोवाइड करवाया है। आगे आते हैं, प्रमुख बिंदु क्या है? तो भारी धातुओं का स्रोत और उनके परिवहन। सबसे पहले ये जानते हैं क्या है। बादलों में आपका कैडमियम, निकल, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, लेड जैसी जहरीली धातुएं पाई गई हैं। ये धातुएं मुख्य रूप से औद्योगिक प्रदूषण, स्पेशली जो आपका फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है उनकी वजह से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, वाहन उत्सर्जन, जो गाड़ियां वगैरह आप लोग चलाते हो, कारों से धुआं निकलता है, बसों से ये जो धुआं निकलता है, कोयला हो गया, डीजल जलाने, बायोमास जलाने और निर्माण गतिविधियों से उत्पन्न जो फॉग होता है, जब हम दीवार तोड़ते हैं तो भी तो धुआं निकलता है ना एक टाइप का। वो पूरा क्या होता है, मिट्टी तो होती है जो आपकी उड़ती है। तो इन सारों से मिलकर के आपके जो हैवी मेटल्स हैं ये उसमें बादल में जाकर के मिल गए हैं। मानसून के दौरान ये धातुएं धूल और एरोसोल के रूप में हवा में मिलती हैं और बादलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच जाती, क्योंकि बादल एक जगह तो रहते नहीं, हमें तो पता है कि वो ट्रेवल करते हैं, तो इससे वो पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। गैर वर्षा वाले बादल जो है वो इन धातुओं को अधिक मात्रा में ले जाते हैं, क्योंकि वर्षा के अभाव में ये धातुएं बादलों में ही जमी रह जाती हैं और इससे क्या है, वो आपके पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। क्योंकि बारिश होती है तो वापस आ गए नीचे धातु सारी, ठीक है, जमीन पर आ गई। लेकिन बारिश नहीं हो रही है जिन बादलों में और वो उड़ करके आगे तक जा रहे हैं तो वो पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। स्वास्थ्य पर इनके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? तो देखिए, भारी धातुएं मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि इससे हमें फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, लंग, सांस लेने में दिक्कत, हृदय से संबंधित ब्लॉक, अचानक से क्लॉटिंग हो सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है हमारे शरीर में और किडनी को ये नुकसान पहुंचाता है अगर ये हमारे शरीर में प्रवेश करे। तो यानी कि हम पहाड़ों पर जा रहे हैं किस लिए? कि भैया वहाँ पर हमें अच्छी स्वस्थ जो सांस है वो देखने को मिलेगी। वो वाली सांस नहीं आप लोगों की मिलेगी, सांस जो हम लेते हैं, ठीक है, तो जो श्वास जिसको हम कहते हैं, तो वो हम फील कर पाएंगे, हम ग्रीनरी फील कर पाएंगे, हम पीस फील कर पाएंगे, राइट। आगे आते हैं। सूरज की रोशनी में ये धातुएं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का निर्माण करती हैं, जो DNA को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और इसकी संरचना को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इससे कैंसर, जो मधुमेह होता है, हृदय रोगी होता है, इसकी जो बीमारियां अगर उससे पहले से हैं तो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मान लीजिए कि आई एम ए पेशेंट ऑफ दी सम हार्ट प्रॉब्लम, राइट, और मैं जाती हूँ वहाँ पर पहाड़ों पे, तो वहाँ पर ये जो विकिरण होगा ये मुझे और भी ज़्यादा बीमार कर सकता है। बच्चों में लेड और कैडमियम का संपर्क न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे कि मानसिक मंदता, सीखने की अक्षमता ये पैदा कर सकता है। जो पहाड़ों पर बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो पहाड़ों पर लोग रह रहे हैं उनमें फ्यूचर में ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, राइट। आगे आ जाते हैं, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हिमालय जैसा जो संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है हमारा, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमालय,
पूरा मानसून हमारा इसी से आता है, मानसून इसी पर डिपेंड करता है, राइट। जो बादल बरसते हैं, पहला मानसून कब आएगा, किस आएगा, सारी संरचना, इन सारी चीज़ों में हिमालय का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं। ये धातुएं मिट्टी, पानी और वनस्पतियों को दूषित कर रही हैं, जिससे कि जैव विविधता पर खतरा हमारा मंडरा रहा है। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरीके से खतरे में है। बादलों के माध्यम से धातुओं का स्थानांतरण हिमालय की स्वच्छ हवा की धारणा को गलत साबित कर देता है। अभी तक हमें लगता था कि हिमालय पर हमें सबसे ज़्यादा साफ हवा मिलती होगी, बट जब ये रिसर्च निकल करके आई तो हमें पता चला कि नहीं, हिमालय की हवा थोड़ी सी कम अस्वच्छ हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं है। वहाँ पर भी आपकी ये हैवी मेटल्स पाए जा रहे हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। आप अगर बच्चों की बात की जाए तो उनमें मानसिक मंदता उत्पन्न कर सकते हैं। जो पहले प्राचीन और प्रदूषण मुक्त माने जाते थे, ये धातुएं ग्लेशियरों और जल स्रोतों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे पीने के पानी की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अध्ययन की खोज। महाबलेश्वर में बादल के पानी में भारी धातुओं की सांद्रता अधिक पाई गई, खासकर गैर मानसून सीजन में, क्योंकि इस दौरान धूल और प्रदूषण का स्तर आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दार्जिलिंग में मानसून के बाद महीनों में धातु की मात्रा अधिक हो गई, आप समझिए, जो कि स्थानीय पर्यटन और बायोमास जलाने की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। कई क्षेत्र तो हमने इतने ज्यादा पर्यटन करके उसको खराब सा कर दिया है, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। मतलब आप लोगों को क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। एक्सेसिव पर्यटन की वजह से भी हम जो हमारा पर्यावरण है उसको नष्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता हो तो मनाली आप सभी लोग जाते हो, राइट। मनाली, कसोल लोग जाना पसंद करते हैं। फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया कि अगर अब कोई भी मनाली आएगा तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा करके अलाउ किया जाएगा। जब डेट दी जाएगी तो उसी डेट को वो घूमेगा करके, यानी कि अब आप मनाली ऐसे फ्रीली घूमने नहीं जा सकते हो। मनाली जाना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना डेट लो और उसके बाद आप मनाली घूमने जा सकते हो। और मुझे लगता है ये बहुत ही सही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ पर पर्यावरण को हानि पहुँच रही है। जो आपके घूमने आते हैं, पूरे जो टूरिस्ट हैं, वो हमारे क्षेत्रों को गंदा करके चले जाते हैं। आगे बात करते हैं। शोध में पाया गया कि मानव जनित गतिविधियां जैसे कि ट्रैफिक, पर्यटन, औद्योगिक उत्सर्जन इन धातुओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। चिंता का कारण। हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे भारत के जलवायु और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाते हैं। इन जो क्षेत्र हैं, इनमें प्रदूषण का बढ़ना दीर्घकालिक पर्यावरणीय संकट को जन्म देगा। ऐसा नहीं है कि अब इसको हम बहुत आसानी से हटा पाएंगे। स्थानीय समुदाय से प्रभावित होगा, जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष रूप से जोखिम में है, क्योंकि प्रदूषित हवा और पानी के संपर्क में है वो सबसे ज्यादा। ये स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में प्रदूषण नियंत्रण नीतियों की कमी को उजागर करती है। आगे बात करते हैं आवश्यक कदम। प्रदूषण नियंत्रण। औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन को कम करने के लिए सख्त नियम लागू करने की जरूरत है। हम दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर इवन एंड ऑड आ जाता है हमारा, राइट। लेकिन क्या सिर्फ इवन एंड ऑड लागू करने से हम जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बाहर आ जाते हैं? कई बार ग्रैप 3, ग्रैप 4 लगा दिया जाता है और उसके बाद भी देखते हैं कि हम निर्माण गतिविधियाँ चल रही हैं, हमारी गली के बगल में जो है वो घर बनता ही जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से क्या पूरी तरीके से हम उसको रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं। भले ही पटाखों पर बैन है, लेकिन फिर भी आप देखो तो धुआं आता है। और आता किधर से? तो आपका पंजाब साइड से, और ये जो हरियाणा साइड है वहाँ पर तो बैन नहीं है। लोग कहते हैं पराली जलाने से हमारे यहाँ पे प्रदूषण बढ़ गया। समझ सकते हैं कि ऐसा होता है पराली जलाने से, लेकिन उसके लिए क्या कोई ठोस नियम, कायदा, कानून आप बनाते हो? आपने बना दिया पराली जलाने के लिए नियम है, लेकिन फॉलो अप तो आप नहीं करवा पा रहे हो ना। तो इसलिए जो आप कितने भी नियम, कायदे, कानून बना लीजिए, अगर उनका फॉलो अप सही तरीके से नहीं हो रहा है तो ये समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। निगरानी। पहाड़ी क्षेत्रों में वायु और जल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी शुरू की जानी चाहिए। जागरूकता। स्थानीय समुदायों और पर्यटकों को बायोमास जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों के प्रभावों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। वैकल्पिक ऊर्जा जैसे कोयले, डीजल के उपयोग को कम करके स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। चूंकि प्रदूषण सीमाओं को पार करता है, पड़ोसी देशों के साथ मिलकर के क्षेत्रीय स्तर पर समाधान खोजने की जरूरत है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो ये जो शोध था, ये हिमालय जैसे जो हमारे प्राकृतिक क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण है, इसके खतरे को बताता है। ये अभी से हमें चेतावनी दे रहा है कि संभल जाओ, अभी समय है। लेकिन अगर इन सारे क्षेत्रों में भी ये समस्याएं व्याप्त हो गई तो आप कहीं भी स्वच्छ हवा नहीं ले पाओगे। और कुछ इमेजेस आपने देखे होंगे, जब हम लोगों का पर्यावरण दिवस आता है तो बच्चे बना करके लाते हैं कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं। तो वो स्थिति दूर नहीं, वो दिन आपका दूर नहीं। तो अभी से आप समझ जाएं और इन चीज़ों को गहन अध्ययन करें, गहराई से सोचें और पर्यावरण के सुधार में अपनी सहायता को आगे बढ़ाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।